हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे हैं और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिस चैप्टर से लगभग प्रत्येक साल 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूरे केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो पूरे केमिस्ट्री से लगभग 25 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन में से इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन होता है 6 to 7 मार्क्स। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए शुरू करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर एक वो सब्सटेंस होता है जिसके पास स्पेस होता हो और जो कोई मास ऑक्यूपाइड करता हो। जब मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं तो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और एक को बोलते हैं मिक्सचर। आपने इसको क्लास 9th में पढ़ा होगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को। लेकिन जब प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं ना, तो ये होता है एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट और कंपाउंड में। लेकिन जब मिक्सचर को हम क्लासीफाई करते हैं तो ये होता है, ये कन्वर्ट होता है होमोजेनस मिक्सचर में और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। तो बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स हम कहते हैं उन सभी सब्सटेंसेस को जो सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के बने हुए होते हैं। सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के बनने वाले सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर, ऐसे सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो एलिमेंट्स कहे जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड का, तो कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे वाटर है तो वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो के साथ, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। और मिक्सचर में एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिसके कॉन्स्टेंट को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं तो इसके कॉन्स्टेंट को हम अलग कर सकते हैं। जैसे साल्ट एंड सैंड सॉल्यूशन हो गया, शुगर एंड सैंड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन होमोजेनस में जो लेमनेड है ना, इसके कॉन्स्टेंट को, जैसे शुगर हो गया, वाटर हो गया और लेमन जूस हो गया, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो अब हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जब एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं ना, तो जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो बेसिकली 3 पार्ट्स में बंटता है। एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स और एक होता है मेटेलॉइड्स। ठीक है, एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स और एक होता है मेटेलॉइड्स। मेटल्स में एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। और जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। और जब मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो सिलिकॉन होता है, बोरोन होता है, जर्मेनियम होता है, एंटिमनी होता है, टेल्यूरियम होता है। मतलब ये सारे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। बेसिकली क्या सीखा हमने कि एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स 3 कैटेगरीज में का होता है। एलिमेंट्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। ठीक है, तो एक को बोलते हैं क्या, मेटल्स बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स, और तीसरे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे डिवाइड किया जाता है मेनली 2 मेन ग्रुप्स में। हालांकि 3 ग्रुप्स भी होते हैं, एक को मेटलॉइड्स भी कहते हैं, बट बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक को बोलते हैं मेटल्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है, हम किस सब्सटेंसेस को मेटल्स बोलेंगे और किस सब्सटेंसेस को नॉन मेटल्स बोलेंगे। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, जिस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम किसी सब्सटेंसेस को मेटल्स कह सकते हैं और किसी सब्सटेंस को नॉन मेटल्स कह सकते हैं। तो वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेटल्स जो होता है बेसिकली वो सारा एलिमेंट्स होता है जिसके पास की हीट कंडक्ट करने कैपेसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने कैपेसिटी हो,
जो मेनली मेलिबल होता हो, जो मेनली डक्टाइल होता हो, जो मेनली लस्ट्रस होता हो, जो हार्ड होता हो, जो स्ट्रॉन्ग होता हो, जो हैवी होता हो मतलब हार्ड होता हो, जिसके पास की साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होता हो, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ज्ञान करने वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल्स। यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स की यदि बात करेंगे तो वो होगा क्या क्या, एक होगा आयरन, फिर होगा एल्युमिनियम, फिर होगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टीन, लेड, मरकरी, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स कहे जाते हैं, क्योंकि इन सभी के पास ये प्रॉपर्टीज होता है ना, हीट कंडक्ट करने कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने कैपेसिटी, और मैलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, लस्ट्रस भी होता है, हार्ड भी होता है, शाइनी भी होता है, और फिर हैवी भी होता है, सोनरस भी होता है। ये सारा प्रॉपर्टीज इन सभी एलिमेंट्स के पास होते हैं, इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को बेसिकली कहा जाता है मेटल्स। लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसके पास ये सारा प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है, उसे कहते हैं नॉन मेटल। जैसे कि यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं होता, हाइड्रोजन के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं होता, नाइट्रोजन के पास प्रॉपर्टीज नहीं होता। कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं होता, तो ये वाला प्रॉपर्टीज नहीं होता, ये वाला जिसको कि हम कहते हैं यहाँ पर कि हीट कंडक्ट करने कैपेसिटी होना, मैलेबल होने का, टक्टाइल होने का, ये प्रॉपर्टीज इसके पास नहीं होता। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखे गए हैं ना, हम इसको एक एक करके सब कुछ समझेंगे, क्या इसका मतलब होता है और इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या है, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी किसी मेटल्स का वो प्रॉपर्टीज़ होता है जब मेटल्स को हम हैमर्ड करते हैं ना तो थिन शीट में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं मार्केट स्वीट्स को बाय करने के लिए तो उसके ऊपर सिल्वर फॉयल लगा रहता है जो कि स्वीट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग बना देता है। ठीक है, आपने देखा होगा बिस्किट्स के प्लास्टिक जब हटाते होंगे, चॉकलेट्स के प्लास्टिक को हटाते होंगे, या फिर मेडिसिन या फिर सिगरेट्स के प्लास्टिक को जब हटाते होंगे तो उसमें बिल्कुल एक लाइटनिंग करता हुआ एक पेपर टाइप का नज़र आता होगा, जिसको जो कि मेनली क्या होते हैं, एल्युमिनियम फॉयल्स होते हैं। तो मैलेबिलिटी एक प्रोसेस होता है किसी भी मेटल्स का, जिसको कि जब हैमर्ड किया जाएगा ना तो हैमरिंग करने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मैलेबल कहते हैं। ये मेन प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मेटल्स का। ठीक है, अब दूसरे प्रॉपर्टीज़ की मैं यदि बात करूँ तो दूसरा प्रॉपर्टीज़ है डक्टिलिटी। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है, डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी पहला था, दूसरा डक्टिलिटी है। इसका क्या मतलब होता है, जब किसी मेटल को हैमर्ड किया जाता है, बीटन किया जाता है, तो वो थीन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। थीन वायर मतलब वायर में चेंज होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा यदि हम डक्टाइल एलिमेंट्स या डक्टाइल मेटल्स की बात करें तो वो कौन है, गोल्ड है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है, तो गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड को जब बीटन किया जाता है ना तो उससे लगभग 2 किलोमीटर तक वायर बन सकता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी एक दूसरा प्रोसेस हुआ किसी भी मेटल का। इसके अलावा आप देखते होंगे आपके घर में जो वायरिंग किया गया होगा उस वायरिंग में कॉपर और एल्युमिनियम के वायर यूज़ किए गए होंगे, कॉपर और एल्युमिनियम के वायर यूज़ किए गए होंगे। तो वो प्रोसेस डक्टाइल प्रोसेस से ही होता है, क्योंकि जब उसको हम हैमरिंग करते हैं ना तो वो थिन वायर में चेंज हो जाता है, जिसको कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर की तरह यूज़ करते हैं। इसी तरह टंगस्टन वायर जो होता है ना उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट को बनाने के लिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि विच वायर इज़ यूज्ड टू मेक द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टंगस्टन, टंगस्टन जो होता है ना उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स को बनाने के लिए। आप बिल्कुल एक पेन पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी ये वीडियो देखने के बाद उसको पॉज कर लीजिएगा और ये सारे आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इससे पूरा एग्जाम में क्वेश्चन आपको आने वाला है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको आने वाला है। ठीक है, आइए अब तीसरे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज़ है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होता है गुड कंडक्टर,
गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि वो मेटल जो कि हीट को पासिस करता हो, जो हीट को कंडक्ट करता हो, उसे कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है। अब गुड कंडक्टर जो होता है ना, उसको, उस मेटल्स को जो कि हीट को कंडक्ट करता है, उसे ही कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी भी, थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो होगा हीट का वो है सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा हीट को यदि एक्सेस कर पाता है या पास कर पाता है अपने आप से, तो वो है सिल्वर मेटल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स का क्या होता है, किसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी एक मटेरियल्स का इंट्रिंसिक एबिलिटी होता है जिसके माध्यम से वो हीट पास करता है और ये पता करता है कि कितने फास्ट, कितना ज़्यादा, हाउ क्विकली हीट पासिस थ्रू इट, कितना ज़्यादा वो अपने आप से हीट को पास करता है। ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब आपने समझ लिया होगा कि किसी मेटल का ये एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होता है जिसके माध्यम से हीट कंडक्ट होता है और कितना फास्ट हीट पास करता है उस कंडक्टर से, इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में क्या सवाल पूछता है, सवाल ये पूछता है क्या कि पुअरेस्ट कंडक्टर जो है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट इज लेड, लेड भी आएगा और आपको मरकरी भी आएगा। तो सबसे ज़्यादा यदि पुअरेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं हीट का, तो पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है, लेड है पुअरेस्ट कंडक्टर। और पुअरेस्ट कंडक्टर बात क्या हुआ, मरकरी। तो लेड और मरकरी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन आता है कि कैसे कोई मेटल हीट को कंडक्ट करता है। तो ये सवाल लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंडक्ट करने का जो प्रोसेस होता है किसी मेटल के पास, वो कैसे करता है कंडक्ट हीट को। तो हम एक एक लाइन समझते हैं पूरा। व्हेन अ मेटल इज हीटेड, जब किसी मेटल को हीट करते हैं, इट्स एटम गेन एनर्जी। तो जो मेटल्स जिस एटम का बना होता है ना, वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। और जैसे एनर्जी को गेन करता है तो आने वाले सामने जो एटम्स होगा ना, उसको क्या करता है, पुश करता है। जैसे पुश करेगा, तब पुश करने के बाद क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेट मोर विगरसली, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। और यही एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में, है ना, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द मेटल्स। तो जो पीछे में इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे बढ़ता है, फिर आगे वाला फिर आगे वाले को करता है, धक्का देता है, पुश करता है, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है, जिसके माध्यम से हीट पासिस होता चला जाता है। देन व्हेन द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द मेटल, जैसे ही मेटल में एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, दे ट्रांसफर एनर्जी टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एंड एटम्स ऑफ द मेटल्स some distances away from the end that is being heated. In this way, heat is conducted from one end of the metal to the other end. इस प्रकार से क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड जो कंडक्टर होते हैं वहाँ पर हीट पास कर जाते हैं। होप सो आप यहाँ तक समझे होंगे, और हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे आपको ऐसे सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यदि मैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़ का बात करूं, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं ना, एक हीट के गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेटल अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अपने आप से, है ना। अब कैसे पास करेगा, आपके पास भी कोई एक प्लास्टिक का पीसेस है या फिर आपके पास एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तो उससे करंट पास नहीं करेगा। उससे करंट नहीं पास करने क्या मतलब हुआ, क्योंकि वो ड्राई है और वो इंसुलेटर है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। जब तक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक वो करंट को पास नहीं कर सकता। ठीक है। और कंडक्टर्स के पास क्या होता है, कंडक्टर्स के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या होता है, करंट को पास कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो मेटल्स होते हैं ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत ही कम रेजिस्टेंस होते हैं। द मेटल ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हैंस सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है उस मेटल्स के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। और सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट सिल्वर मेटल जो होता है ना, वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हालांकि इसके बाद कॉपर मेटल भी होते हैं। कॉपर मेटल को हम नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हम उसके द्वारा जो वायर्स बनता है, डक्टिलिटी प्रोसेस उसके पास के द्वारा उसका जो वायर बनता है उसको हम यूज़ करते हैं इसमें, अपने घर के वायरिंग्स में। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कॉपर के अलावा एल्युमिनियम मेटल्स भी होता है जो हम यूज करते हैं वायर में। अब सवाल यहाँ फिर है क्या कि कोई एक मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। कोई एक मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ईजिली मूव कर जाता है मेटल्स में और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर लेता है। उसी करंट से बचने के लिए अक्सर हम लोग दिया देखते हैं वायर के ऊपर ना एक प्लास्टिक कवर लगा रहता है। प्लास्टिक कवर लगा रहता है जो मेनली किसका बना रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना रहता है। और इस प्रकार से पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज होते हैं क्या, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस होना। शाइनिंग सरफेस मतलब चमकना। अब देखिए हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, गोल्ड सिल्वर पहनती हैं, हम लोग भी पहनते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। क्यों ज्वेलरीज को यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास ब्राइट और शाइनिंग सरफेस होता है ना, इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा सिल्वर मेटल जो है ना वो चूंकि एक्सेलेंट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, इसलिए उसका यूज़ करते हैं हम लोग मिरर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ ध्यान रखना आपको कि गोल्ड और सिल्वर जो है उसका यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि वो ब्राइट और शाइनी होते हैं। और सिल्वर मेटल जो होते हैं वो एक्सेलेंट रिफ्लेक्टर होते हैं लाइट के, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है मिरर्स को बनाने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक सवाल आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि वाई मेटल्स लूज इट्स शाइनिंग सरफेस। मेटल्स का जो शाइनिंग सरफेस होता है वो कभी कभी डल हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, अक्सर जो हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं वो पायल पहनती है ना, ऑर्नामेंट्स में पैरों में पहनने वाला पायल पहनती हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो हल्का ग्रीनिश या ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। तो उस ग्रीनिश ब्लैकिश को हटाने के लिए उसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। और कभी कभी होता है तो वो ज्वेलर्स के पास जाते हैं, उनसे साफ़ करवाते हैं। आखिर ऐसा होता है क्यों, साफ़ करवाने की नौबत आती है, तो आइए समझते हैं। मेटल्स लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर। हवा में रहने के बाद क्या होता है, उसका ब्राइटनेस खत्म हो जाता है। लंबे समय तक हवा में रहता है तो उसका ब्राइटनेस खत्म हो जाता है, जिसके माध्यम से क्या हो जाते हैं, एक डल अपीयरेंस हो जाता है, मतलब खराब सा हल्का ग्रीनिश टाइप का या फिर ब्लैकिश टाइप का। होने का क्या वजह है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर ना एक लेयर ऑक्साइड का और कार्बोनेट का और सल्फाइड का उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। किसके माध्यम से, जो हमारे एयर में मौजूद हैं बहुत सारे गैसेस, उसके लेयर बन जाते हैं किस पर, उसी ऑर्नामेंट्स पर, जिसके माध्यम से क्या हो जाता है, उसका अपीयरेंस डल हो जाता है। तो उस अपीयरेंस को हटाने के लिए क्या करते हैं, उस अपीयरेंस को हटाने के लिए हम उस डल अपीयरेंस को रब करते हैं किसी मेटल ऑब्जेक्ट के साथ, सैंड पेपर के साथ करते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या होता है, लेयर कोरोड कर जाता है, हट जाता है, और पुनः वो मेटल ऑब्जेक्ट जो होता है वो शाइनिंग वंस अगेन और ब्राइट होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी मेटल्स का शाइनिंग सरफेस होता है जो खत्म हो चुका होता है वो पुनः से गेन किया जा सकता है और गेन किया जाता है। यदि मैं इसके आगे की बात करूं, सिक्स प्रॉपर्टीज़ का बात करूं, तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन मैं यदि यहाँ पर बात करूँ कुछ मेटल्स का, जैसे सोडियम और पोटासियम, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अक्सर ऑलमोस्ट मेटल जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, है ना, क्योंकि वो हार्डनेस जो है ना वो मेटल्स टू मेटल वेरीज करते रहता है। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये बहुत सारे हार्ड होते हैं, इसलिए इसको नाइफ से नहीं काटा जा सकता। लेकिन सोडियम और पोटासियम ना सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसलिए इसको ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता
है। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम जो है ना वो सोडियम और पोटासियम जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक, अब आते हैं 7 प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो 7 प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं कि मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होने का वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग होने का वजह है मेटल्स का क्योंकि वो हाईली डेंसिटी उसके पास होता है, डेंसिटी उसके पास ज़्यादा होता है। अब जब डेंसिटी उसके पास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा बहुत ही कम होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही क्या होगा, कम होगा। जैसे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा इट मीन्स क्या, उसके जो एटम्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे, और जब टाइटली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि पोटासियम और सोडियम जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। इसलिए इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक, अब यदि हम इसके आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जब प्रॉपर्टीज नंबर 8 की बात करते हैं तो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल आया कि मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लेकिन मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। 9th प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं वो उसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम एक ऐसा मेटल होता है जिसके पास की लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होने का केवल रीज़न यही है कि इसके पास जो होता है ना वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और डेंसिटी इसकी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, डेंसिटी कम होती है। अब यदि हम आयरन मेटल की बात करते हैं तो आयरन मेटल के पास ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिक्विड आयरन होने में लगभग इसको 1535 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना पड़ेगा तो ही क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसे में यदि कॉपर मेटल्स की बात करता हूँ तो कॉपर भी लगभग 1083 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना पड़ेगा इसको, तभी क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आएगा। लेकिन सोडियम और पोटासियम जो एक्सेप्शन मेटल में है, सोडियम और पोटासियम मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यदि इसको 98 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए ना तो सोडियम लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और पोटासियम को 64 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा ना तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है गैलियम और सीसियम, गैलियम और सीसियम, इसका बहुत ही ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है मेल्टिंग पॉइंट। 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है और लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इसलिए कह सकते हैं क्या, या एग्जाम में सवाल पूछता है क्या, दो एलिमेंट्स का नाम बताइए जो कि हाथों पर लेने के साथ ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 36-37 होता है, 36-37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इससे कम ही इसका है मेल्टिंग पॉइंट 30 और 28। ऑब्वियसली जब अपने हाथों पर लेंगे तो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए 2 मार्क्स के मिल सकते हैं। नेम द 2 एलिमेंट्स विच कैन मेल्ट इन हैंड, तो क्या हो जाएगा, गैलियम और सीसियम। अब 10 नंबर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेटल्स के पास हाई डेंसिटीज होता है। अभी मैंने बताया था डेंसिटीज होने का मतलब क्या होता है, उसके पास ना इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही कम है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस का है बहुत ही कम है, इसलिए क्या है, डेंसिटी उसके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो आयरन के पास ज़्यादा है, एल्युमिनियम के पास ज़्यादा है, जिंक इसके पास ज़्यादा है, और मैग्नीशियम के पास ज़्यादा है। इस सब के पास ना क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इसलिए डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब सोडियम पोटासियम की बात करते हैं तो सोडियम और पोटासियम में इसका लो डेंसिटीज होता है क्योंकि इसके पास इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब 11 नंबर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब क्या, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
लगभग सारे मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट में कुछ हैं। इसके अलावा एक और है 12 नंबर में, मेटल्स यूजुअली जो होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, जबकि गोल्ड एक्सेप्शन है, ये येलो कलर में होते हैं, और कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं। तो यहाँ तक में आपने क्या देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को आपने देखा, जहाँ से कि लगभग 2 या 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपने यदि इसको पहली बार देखा और इसका नोट्स आप नहीं बना पाए तो मैं कहता हूँ एक बार पुनः आप इसको देखिए, और जहाँ भी आपको लगता है तो उसको पॉज करिए और पॉज करके अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है। और लास्ट 60 बजाय एग्ज़ाम के लिए तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसके माध्यम से आप केमिस्ट्री में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो कुछ भी वीडियो अपडेट होगा, अपलोड होगा, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।